बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपकी तबीयत और मिजाज कैसे हैं? ठीक हो? चले, आप सबसे पहले ये बताओ कि आज कौन सा दिन है और डेट कौन सी है? मंडे दिन, और डेट कौन सी है? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 2024 का दिन है और पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर से मंसूब दो दिलखराश वाकयात हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर। और इस शेर के साथ के बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा वतन मेरे शजरा नस्ब की तरह है। प्यारे बच्चों, 16 दिसंबर 2014 को एपीएस का वाकया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो आप सब जानते हैं कि वो वाकया किस तरह से हुआ। इस बारे में शायद आपको इल्म होगा, या जब वाकया हो रहा होगा, क्योंकि आप 10th क्लास में बैठे हुए हो तो मेरे ख्याल में आप 1 क्लास में होंगे तब 2014 में, ऐसे ही है ना? तो चलें, ज्यादा आपको इल्म नहीं। तो बहरहाल पिशावर में वो वाकया हुआ था। आर्मी स्कूल में जो है फौजी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी जो फौजी हैं उनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, यानी आर्म्ड फोर्सेस के आप समझ लें। तो वहां पर दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया था और काफी बच्चे 140-50 कमोबेश बच्चे शहीद हो गए थे। और यकीनन ये सदमा हमें आज भी उसी तरह से याद है जिस तरह से 16 दिसंबर 2014 को हुआ था। तो यकीनन हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, उनके अहले खाना या जो उनके पसमानदगान हैं उनके लिए सब्र जमील के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे और उनको उनका नेमल बदल दे, और बाकी उनकी मगफरत और बख्शिश के लिए दुआ भी करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम वाकया है, अब वाकया उसको कहूं मैं या क्या कहूं, क्योंकि एक वाकया तो एक छोटा सा होता है लेकिन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, या आप समझ लें मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फॉल ऑफ ढाका, यानी सकूत ढाका। ये आपने इधर सकूत ढाका शायद पढ़ा हो मुतालिया में। आज मैं थोड़ा आपको मुतालिया, असल मुतालिया जो ओरिजिनल मुतालिया वो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर या कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि हमारा एक कंडक्ट है, हम उस कंडक्ट में रहते हुए बात करेंगे, और ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे, ये इंप्लीकेशंस बाद में जाकर फॉल ऑफ ढाका की, उस बारे में भी बताएंगे। और आज के जो हालात जिस तरह से बने हुए हैं, आज के हालात के तनाजुर में उसको भी देखेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीजें, और इसमें वो नहीं है कि हम किसी, आप सबको, चूंकि आप हमारी जो टर्मिनल क्लास बैठी हुई हो इधर गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह में, तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो हमारे स्कूल की, और आज मतलब 2-3 माह के बाद आपने चले जाना है। तो आपको वो चीजें बता रहा हूं, इसमें कोई नफरत वाली बात नहीं है, या कोई मैं आपको रियासत पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कोई अगेंस्ट कोई बात कर रहा हूं, या अपने आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट कोई बात कर रहा हूं, पाक फौज के या इदारों के किसी के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमूद और रहमान जो कमीशन था 1971 जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था, सकूत ढाका, उसमें बहुत सारे उनके नुकात हैं, यहाँ पे वो मैं जिक्र नहीं करने जा रहा, लेकिन थोड़ा सा पस मंजर बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे में अपना क्या वाइटल और डायनामिक रोल अदा कर सकते हैं। हमूद और रहमान जो कमीशन है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने जो है वो पॉइंटेड आउट की थी कि उसमें किन का फेलियर था। वो अस्करी फेलियर था, फौज का फेलियर था, और बाकी सियासतदानों का भी था। तो ये सारे उन्होंने मिलकर ये एक बहुत बड़ा वाकया उनकी वजह से हुआ था। अब हुआ क्या था ये मैं आपको बता देता हूं। देखें, आपको पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था, और पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक मशरकी पाकिस्तान था जिसको हम बंगाल कहते हैं, उसमें भी 2 बंगाल के हिस्से थे, एक मशरकी बंगाल था, एक मगरबी बंगाल था। जो मशरकी बंगाल था वो पाकिस्तान को मिला और वो मशरकी पाकिस्तान कहलाया। मगरबी बंगाल है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा एक रियासत थी जिसके 2 हिस्से किए गए थे, उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान बना था जिसमें ज्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी थी, और बाकी जो था वो भारत के पास रहा। और एक मगरबी पाकिस्तान था जिसके सारे इलाके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बाकी आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वो एक अलग से टेरिटरी है। तो बहरहाल वो भी आप समझ लें कि अब तो इसमें शामिल हो चुकी है। उनकी जो गवर्नेंस है या उनका गवर्निंग बॉडी है, स्ट्रक्चर है आजाद कश्मीर का, उनका अपना है, लेकिन वहां पे जो जेर इंतजाम पाकिस्तान के, करेंसी पे पाकिस्तान की चलती है और फोर्सेस भी पाकिस्तान की होती है, यानी मतलब फौज की मैं बात करता हूं। तो जब पाकिस्तान बन रहा था, कायद आज़म की बेपनाह सियासी बसीरत की बदौलत जो इस्लामियान हिंद थे, मुसलमान हिंद थे, उनका एक जज्बा था, सारे के एक जज्बा था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ये आप नारे सुनते होंगे किताबों में भी, यही वो जज्बा था कि धोती पहनकर
फटे पुराने कपड़े और नंगे पांव या जूता फटा पुराना पहनकर दीवानावार कायद-ए-आज़म के जुलूस में शामिल हो जाते थे। वो जो 1857 की जंग आजादी की ज़बू हाली थी, उसके बाद एक नई स्पिरिट, एक नया जज्बा उभर रहा था। उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो शायर मशरिक, शायर कलंदर है, जो पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं, उनकी जो मानी खेज हर की इनकलाबी शायरी थी, उसने भी एक जज्बा तड़प आजादी पैदा की। तो उसके बाद मुसलमानों ने वो जो 90 साल उनका जो एक ज़बू हाली थी, उसके बाद वो इस कदर यानी एनर्जेटिक हो गए, उनके अंदर जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने कहा फिर से काम अलग रियासत है, क्योंकि 900 साल या 1000 साल तक इस हिंदुस्तान पर मुसलमान जर्नैलों ने या मुसलमान सलातीन ने हुकूमत की थी। आप सारे मुगलिया सल्तनत के आप बहुत बड़े लाहौर कला आप देख लें, जो रेड फोर्ट है, अपना लाल कला दिल्ली का, और बहुत सारे आगरा, ताजमहल, कितनी चीजें हैं। अब मैं आपको नाम बताऊं तो वो आप देखेंगे या यूट्यूब पर जाकर देखें कि मुसलमान जो सलातीन थे उन्होंने कितने साल हुकूमत की और कितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस उन्होंने बनाई। तो बहरहाल अब पाकिस्तान हमें मिल गया, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों को हम पाकिस्तान कहते थे। उसके बाद फिर यह हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने, और फिर यह एक लंबी डिटेल है, उसमें शुरू से ही थोड़े से हालात जो है मुख्तलिफ यकसर मुख्तलिफ होते गए, क्योंकि वहां पे एक तंजीम थी जो मज़ाहमती तंजीम थी, मुक्ति बहानी, जो एक बांग्लादेश की, उसको सरपरस्ती इंडियन आर्मी की भी थी, और वैसे भी मतलब उनके दीगर जो लोग हैं उनको भी वो गुरीला किस्म की एक जो है कार्रवाइयां करते थे। उन्होंने एक नफरत पैदा की। फिर जो बांग्लादेश में चूंकि 1 करोड़ के करीब वहां पर हिंदू थे या इससे कमोबेश वो पढ़ाते थे, तो उन्होंने थोड़ी सी नफरत पैदा की। उसके बाद फिर जो कज अदाइयां थी, या हमारे अपने जो मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान थे, या फिर अस्करी जो लोग थे, या आप एस्टेब्लिशमेंट कह लें या फौज कह लें, उनकी भी कुछ जो है गलतियां थी, जिसकी वजह से ये सारा हुआ कि मतलब वो भी इसमें शामिल है। उसमें जो बांग्लादेश को राइट्स नहीं देते थे। जब पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ रहा था तो 54% जो पॉपुलेशन थी वो बांग्लादेश की थी, यानी 4 करोड़ 20-22 लाख आबादी उनकी थी मशरकी पाकिस्तान की, और मगरबी पाकिस्तान की 3 करोड़ 40 लाख कमोबेश इतनी थी, 7-8 करोड़ आबादी टोटल मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की थी। अब दोनों की मिला लें तो 19 करोड़, आजकल 19 करोड़ बांग्लादेश की बनती है और 24 करोड़ हमारी बनती है। तो ये 43 आप समझ लें करोड़, या आप उसको मिलियन में आप उसे कर लें, तो मतलब आप समझ लें कि 43 करोड़ आबादी अब बन चुकी है। उस वक्त 7 करोड़ थी, और वो कहते थे उस तनासब से हमें नुमाइंदगी दी जाए, और इन्होंने नुमाइंदगी हमेशा से मगरबी पाकिस्तान ने अपने पास रखी। फिर एक इशू बना, उन्होंने कहा जी अब बांग्लादेश को, बंगला को जो है कौमी जबान करार दिया जाए। तो उसमें भी 1956 के आयन में यह कहा गया कि 2 मतलब कौमी जबानें बनेगी, बंगला भी होगी और उर्दू भी होगी, लेकिन फिर उर्दू को राइज कर दिया गया। यहां पर थोड़ा सा इख्तलाफ बना, और उसके बाद फिर इख्तलाफ बहुत ज्यादा बने, क्योंकि हमेशा जो है हुकूमत मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने की थी। अब उसके बाद फिर अयूब खान का दौर आया 1965 में। अयूब खान और बहुत सारे मामलात खराब होते गए बतदरीज। फिर 1969 में अयूब खान से इस्तीफा ले लिया गया था। जनरल याह्या, जनरल अब्दुल हमीद खान, जनरल पीरजादा, दीगर जनरल, उन्होंने एक लॉबी बनाई मुबैना तौर पर, जो हमूद रहमान की कमीशन की रिपोर्ट है, उन्होंने जबरदस्ती जनरल अयूब खान से इस्तीफा लिया, और फिर वो जो है जनरल याह्या खान जनरल बन गए। अब उसके बाद जनरल भी बन गए और सदर भी बन गए। फिर यह हुआ कि उधर उसने कहा जी 1970 में हम इंतखाबात करा देते हैं। फिर 1970 में जो इंतखाबात हुए वो ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, ट्रांसपेरेंसी उनमें थी, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे, और उसमें ज्यादा जो सीटें थी वो शेख मुजीबुर रहमान ने हासिल की, जो मशरकी पाकिस्तान का लीडर था। अब मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो थे, इनको सीटें कम मिली। अब उसी वजह से इक़्तिदार जो है वो उनके हवाले नहीं करना चाहते थे मगरबी पाकिस्तान। शायद बहुत सारी वजूहात हो, शायद वो कहे कि वहां पर वो हो सकता है भारत की फौज के साथ या भारत के साथ मिलकर उनको इक़्तिदार दे जाए, तो दोनों पाकिस्तानों से हम हाथ धो बैठे, इस तरह के भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने उनको इक़्तिदार ना दिया। उसके बाद ये हुआ कि फिर वो एक इतना माहौल खराब हुआ कि वहां पे इंडियन आर्मी ने मुदाखलत कर दी, मुक्ति बानी, वो एक पूरा माहौल गर्म था। तो 25-26 मार्च 1971 को बाकायदा जंग शुरू हो गई, और वो जंग 16 दिसंबर में तब खत्म हुई जब हमसे हमारा बांग्लादेश जुदा हो गया। और वो तारीख का, अस्करी तारीख का जिल्लत अमेज दिन था कि जिस दिन हमारे AK नियाजी या अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल रहे थे और उसकी जो सरेंडर कर रहे थे, उस दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे। और आज भी आप देखते हैं
तो हमारे एक साइड पे वो जर्नैल बैठा हुआ है और एक साइड पे इंडियन सिख जर्नैल बैठा हुआ है और एक दस्तावेज पे दस्तखत कर रहे हैं। तो किस कदर शर्मनाक वो दिन था, ये बेटा आपको बताना था और बता रहे हैं हम लोग इस तरह का जो है मतलब वाकया। अब इसी तरह की सूरत हाल हम आज के दिन में उसको करते हैं, तो फिर इस तरह के वही वाकयात आज भी रूनुमा होने जा रही है। जिस तरह से हमें लग रहा है कि जिस तरह से एक 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें किसने हासिल की, ये हम कुछ सियासत यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन वो जब हम उसको इमेजिन करते हैं कि 54 साल बाद उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं और वही दो हमारे जो सूबे हैं वहां पे अंदरूनी खल्फशार है, केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, जिस तरह से वहां पर था, फिर एक मेजोरिटी जिस जमात की थी उस जमात को इख्तिदार नहीं मिला, फिर दूसरों को मिला, और उसके बाद ये एक पूरा अंदर का जो मैकेनिज्म है हमारा वो इस कदर तकरीबन आप समझ लें कि खल्फशार का शिकार हो चुका है कि एक कंसेंसस पैदा होना चाहिए तमाम जो पार्टीज है उनको, और खासकर एस्टेब्लिशमेंट जो मुक्तदरा है और बाब इख्तियार, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए था। अब देखें ना 1971 में वो बांग्लादेश बन गया और बहुत सारे रीजन है। 93,000 हमारे कैदी वहां पे जो है फौजी कैद कर लिए गए थे। अब उसमें जो अस्करी जरा है वो बताते हैं कि ये हमारे 25,000 जो है वो फौजी थे और बाकी ऑफिशियल्स लोग थे, तो कुल मिलाकर 93,000। 2 साल बाद उनको वहां से जुल्फकार अली भुट्टो की जब हुकूमत आई तो उन्होंने वहां से उनको रिलीज करवाया, छुड़वाया और फिर वो पाकिस्तान में आए। तो किस कदर शर्मनाक है ये दिन, लेकिन हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और ये बताना चुके, ये मुताले पाकिस्तान में ये चीजें नहीं लिखी जाती। आपको पता तो हम जब जब मुश्किल आएगी हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। 1971 में पाक फौज की पुश्त पर कौम नहीं थी तो वो दिन सरेंडर किया हमने, वो जिल्लत अमेज अस्करी तारीख का दिन था जब पाकिस्तान की बशरकी पाकिस्तान की पूरी अवाम कौम नेशन पाक फौज के पुश्त पर नहीं थी, तो जिल्लत देखनी पड़ी, शिकस्त देखनी पड़ी, और ऐसी हजीमत का वो दिन था कि आज भी हम वो सर उठाकर उस दिन को हम नहीं याद कर सकते। लेकिन नहीं बेटा, क्लैपिंग का मकाम ही नहीं है, मैं आगे चलकर बताता हूं आपको। देखें अब फिर से वही उसी तरह के हालात बन रहे हैं, तो हम आज भी पाकिस्तान की जो पाक फौज है उसके साथ खड़े हैं जो हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, और यकीनन उनका जो किरदार है वो वाइटल और डायनामिक किरदार है कि वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है। 1965 की बात करते हैं तो हमारी पाक फौज ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था और बशरकी पाकिस्तान का दिफा थोड़ा कम किया था, और सारा जो दिफा उन्होंने हॉटलाइन लगाई थी वो लगाई थी इधर मगरबी पाकिस्तान में, मशरकी सरहद पर, ये जो भारत के साथ सरहद है लाहौर के ऊपर, और वहां पर मेजर अजीज भट्टी और मेजर शफकत बलोच गाजी है, मेजर शफकत बलोच और मेजर अजीज भट्टी शहीद हो गए थे। इन दो ने वहां पे जिस तरह से लाहौर का दिफा किया, दिफा पाकिस्तान किया, दिफा लाहौर किया, यकीनन ये इसकी तारीख में सुनहरी बाब में कहा जाएगा। फिर बहुत सारा रकबा कब्जा जो उसमें ले लिया चवंडा के मकाम पर बहुत बड़ी। तो ये 1965 के बहुत सारे वाकये मैं आपको बता सकता हूं, इसमें हमारी फौज का किरदार था। हमारे जो MM आलम है उसको आपने सुना होगा, मतलब 1 मिनट से कम टाइम में उसने 5 जेट तैयारे मार गिराए थे भारत के। तो ये सारी चीजें हमारे क्रेडिट पे हैं, लेकिन 1971 का वाकया वो हमारी गलतियों लग्जिशों की वजह से आया और फिर वही अमल दोहराया जा रहा है। मैं एक टीचर हूं, मैं अपने कंडक्ट का ख्याल रखते हुए मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि बेटा हमने इन बच्चों को जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इनकी कैरियर काउंसलिंग करके हमने इनको भेजना है। ये फारिग व तहसील होकर जब जाएंगे आर्म्ड फोर्सेस में जाएंगे, फौजी बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, दीगर इदारों में जाएंगे और अपने विराजमान होकर अपने ओहदों पर, डेजिग्नेशन पर मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे। लेकिन नफरत नहीं फैला रहे हम। आपने अपनी पाक फौज की पुष्ट पे खड़ा होना है, पाक फौज के साथ खड़ा होना है, अपने इदारों के साथ खड़ा होना है और इस पाकिस्तान के लिए आपने काम करना है। अब बेटा जब 1971 में पाकिस्तान बन रहा था, बांग्लादेश बन रहा था, तो उस वक्त उनका जो लिटरेसी रेट है शरह खानगी, जिसको पढ़ा लिखा हम कहते हैं, वो उनका 18% था, हमारा 22% के करीब था। अब वो 18% वाला बांग्लादेश 76% में चला जा चुका है और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो अभी 63% पे है। हमारा जो 0.5% यानी आधा फीसद सालाना हमारा बढ़ता है, तो हमसे अभी जो बांग्लादेश है वो 13% हमसे ज्यादा है। तो अब हमें बांग्लादेश को कंपीट करने में या उसको मतलब आप समझ लेंगे उस तक पहुंचने के लिए हमें 25 साल लगते हैं। हम एक इकट्ठे आजाद हुए, 1971 में वो अलग बन गया और हम अलग हो गए। उसके बाद उनका लिटरेसी रेट, उन्होंने इतनी मेहनत की, अब उनका जो लिटरेसी रेट है वो 100 में से 76 लोग पड़े हुए हैं, हमारे 100 में से 63 है। अभी भी बांग्लादेश को कंपीट करने में हमें 25 साल लगते हैं।
तो भाई ये हम कितने पीछे, उनकी फॉरेन रिजर्व देख लें, उनकी इकोनॉमिकली वो बड़े हमसे मुआशी तौर पर मुस्तहकम में। थोड़ा मसला बना तो उनके अंदर रजीम चेंज का, वो हसीना वाजिद जो है वहां से उनको भागना पड़ा, जानना पड़ा। वो भी एक जुल्म की जब हद क्रॉस करते हैं ना, तो इसी तरह होता है जैसे शाम में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में, जनूबी कोरिया में हो रहा है। तो ये सारा जो इस तरह का, अब अल्लाह ना करे ऐसा पाकिस्तान में हो, हम तो नहीं चाहते कि इस तरह का हो, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। रात जितनी तारीक और स्याह हो, जुल्म जितना भयानक अंधोनाक हो, उसने मिटना होता है। और रात जितनी स्याह और तारीक हो, उसकी सहार होनी होती है, उसका दिन तुलू होना होता है। और दिन तुलू कैसे होगा? वो एक नई सोच के साथ दिन तुलू होता है। तो बहरहाल यहां पर हासिल कलाम यह है कि हमने एक मुल्क जो कायदे आजम का दिया हुआ था, हमारे असलाफ की कुर्बानियों का दिया हुआ था, दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन, बड़ी हिजरत थी, उसके इवज हमें वो मुल्क मिला। कितनी हमारी बेटियों ने उस वक्त, जो हमारी बच्चियां, बेटियां, बहू थी उनकी, उस वक्त के असलाफ की, तो उन्होंने कुओं में छलांगे लगाए अपनी इज्जत अस्मत बचाने के लिए। और कितने लोग तह तह वो दरियाओं में पानी जो है कट कट के लाशें आया करती थी। और फिर उधर जो है रेलवे लाइन जब आ रही थी, अटारी बॉर्डर या उधर, तो उसमें खून बह रहा था, लाशें कट कट करके आ रही थी, काट दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो इस कदर मुश्किलात के बाद हमने वो पाकिस्तान लिया। इधर माइग्रेटेड बच्चे बैठे हुए हैं, इनको पता होगा इनके असलाफ, इनके आबाओ अजदाद किस तरह से वहां से माइग्रेट करके यहाँ पे हिजरत करके आए थे। तो इतना मुश्किल था, और वो मुल्क जो कायदे आज़म ने हमें दिया था, हमने वो भी गंवा दिया। अब मुझे लग रहा है कि मगरबी पाकिस्तान का जो हशर जिस तरह से किया जा रहा है, ये तो मुक्तदरा अरबाब इख्तियार, वो तमाम जो इदारे हैं, मैं उनसे 10 बस्सा गुजारिश करता हूं कि आप थोड़ा बाहर निकले, देखें, रीडिंग करें, आप रिविजिट करें, लोगों के अंदर रीडिंग करें, चेक करें कि लोगों के अंदर किस तरह की परसेप्शन पाई जाती है। हमें पता होता है वो जो एक खाकी वर्दी थी, जिसके लिए मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पाक फौज से मोहब्बत है, और उन जवानों से जो सरहदों पर अपने मुल्क की दिफा और हिफाजत करते हैं। सिर्फ चंद जर्नैल नहीं कि जो 4-5 ऊपर जर्नैल बैठे हुए हैं, और पूरी पाक फौज 6-7 लाख की फौज है, उसका कंडक्ट होता है, डिसिप्लिन होता है, एक नज़्म ज़ब्त होता है। इसी नज़्म ज़ब्त पे हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि इस मुल्क को आप एक कंसेंसस पैदा करें, ज़ेरे ताब कोई पार्टीज हैं या जो इक़्तिदार में शामिल है या बाहर है, उन सारों को इकट्ठा करें। और पाकिस्तान इस वक्त किसी भी ऐसी अंदरूनी बरूनी खल्फशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं हो सकता। आपकी इकोनॉमी कहां जा रही है, आपका और बहुत ज्यादा मसाइल है। तो आप एक कंसेंसस पैदा करें, और उसके बाद सारों को इकट्ठा करें, और एक जो भी लाहे अमल है उस पर अमल करें। बाकी रही बात कि हमने क्या करना है, जो हमें तफवीज़ करता है, हमने कभी बच्चों को इस तरह का सबक दर्स नहीं दिया कि आपने हमारे इदारों के खिलाफ जाना है। पाक फौज भी हमारी है और जुडिशरी भी हमारी है। बेटा आखिरी बात मैं करके वाइंड अप करता हूं। देखें, 4 चीजें होती है किसी भी रियासत की कामयाबी के लिए। एक होता है लेजिस्लेचर, यानी मुकन्नना, जो कानून बनाया जाता दस्तूरी ऐवानों में। हमारा ऐवान बाला जिसको हम सेनेट कहते हैं, ऐवान ज़ेरी जिसको हम कौमी असम्बली कहते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से जो बिल पास होता है, कानून बनता है, उसको हम लॉ कहते हैं, आइन कहते हैं, या आइन और कानून आप समझते हैं, ठीक है। मुकन्नना एक ये होता है लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेशन यहां पे होती है। दूसरा होता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, या पूरा जो मैकेनिज्म जो चलाती है, सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होती हैं, या ऊपर आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ होते हैं, ये सारे, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया में कहते हैं। और उसके बाद तीसरा है जुडिशरी, अदलिया, जो आपकी अदलिया इंसाफ देती है। ये 3 चीजें। फिर चौथे नंबर पे आपकी है जर्नलिज्म, चौथा सतून, उसको भी गिना जाता है। लेकिन आज जर्नलिज्म जिस तरह से है कि उसका किरदार भी शर्मनाक है, कंट्रोल्ड मीडिया है, कोई जर्नलिज्म नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मुकन्नना, दस्तूरी ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी में कख नहीं हो रहा। वहां पे जो विराजमान है, चाहे सेनेट में है, चाहे कौमी असम्बली में है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उनकी मोरालिटी है, वो लिजिटिमेसी है, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। मेरा अपना कंडक्ट है, मैं स्टेट का मुलाजिम हूं। उनकी लिजिटिमेसी कैसी है, वो जानने वाले, सुनने वाले सुनेंगे। दूसरा, कौमी असम्बली में जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, मोरालिटी नहीं है, कोई लिजिटिमेसी नहीं है, वो किस मॉरल अथॉरिटी पर असर। तो इन दोनों ऐवानों में जो मुकन्नना या आइन या कानून या तरमीम पास कर रहे हैं, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, किसी किस्म की उसकी लिजिटिमेसी नहीं है। तो जब आपका मुकन्नना खत्म, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस कदर आपको बाउंड करके रखा हुआ है इस पूरे मुल्क को, कि मतलब किसी को आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आजादी राय नहीं है किसी के लिए। वो भी
इसमें मतलब आप समझ के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी वो उस तरह का नहीं है। जुडिशरी है जो इंसाफ देने से कासिर है, जिनके पास एक पूरी पावर थी, वो किसी को भी इंसाफ दे सकते थे, उसके पार काट कर लिए गए। जो 26 अमेंडमेंट है उसके बाद तो वो भी खत्म। अब मुकन्नना खत्म, एडमिनिस्ट्रेशन खत्म और जुडिशरी खत्म। फिर उसके बाद एक सहाफत थी, जर्नलिज्म, जो एक किरदार अदा करती कि भाई हमने एक किरदार अदा करना है और लोगों के राइट्स की बात करनी है, फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है। वो कंट्रोल हो चुका है, उसको भी कंट्रोल कर ली गई। अब साफी डर के मारे बोलते नहीं है, कोई लिफाफा साफी जुगाली करते नजर आते हैं और चंद एक साफी हैं जो इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम यह है कि ये हमारा मुल्क है, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। और अब मैं कहता हूं ना, अब तो वफाओं का सिला दे ऐ खाके वतन, अब तो वफाओं का सिला दे, मैं टूटती सांसों की फसीलों पर खड़ा हूं। ऐ दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, ऐ दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी पड़ा है मेरी दस्तार के साथ, वक्त खुद ही बताएगा कि मैं जिंदा हूं, कब वो मरता है जो जिंदा रहे किरदार के साथ। अब आपने प्यारे बच्चों क्या करना है, आपने पढ़ लिख कर अच्छा शहरी बनना है। 2047 का 7 साल जो जश्न आजादी है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं तेजी से, और वो दिन दूर नहीं है। आप सब देखोगे हम जिंदा होंगे नहीं होंगे, और आप 2047 का 100 साल जब हम जश्न मना रहे होंगे, और मैं पुरुमीद हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं, होपफुली कि पाकिस्तान एक अजीम इस्लामी फलाही रियासत बन चुका होगा, न्यूक्लियर स्टेट है। और अगर इसी तरह के हालात रहे तो फिर कुछ कहना कबल अज वक्त है। अगर हालात संभल गए, बदल गए, कंसेंसस पैदा हो गया, आप सबका अच्छा किरदार रहा, सबने किया, तो पाकिस्तान यकीनन एक अजीम इस्लामी फलाही और नुमाइंदा रियासत बनेगा। और आप जब अपने ओहदों पर होंगे ये 10-20 साल 15 साल बाद, तो यकीनन आप मुझे भी याद कर रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि जिंदा में भी ना गई शोरिश अपने जनों की, जिंदा में भी ना शोरिश गई अपने जनों की, अब संग मदावा है इस अशुफ्ता सरी का। और आखिरी शेर के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, दुआ करूंगा आपके लिए बेटा, कि चमन में होगा फरोजा हम नहीं होंगे, चरागे जिंदगी होगा फरोजा हम नहीं होंगे, चमन में आएगी फसले बहारा हम नहीं होंगे। नौजवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, नौजवानों अब तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, तुम ही होगे फरोगे बज़्म इम्कान हम नहीं होंगे। मेरे नारे का जवाब देना, ऐसा से शोर नहीं करना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।